दोस्तों, किस्मत और बदकिस्मत इंसान को कहाँ कहाँ ले जाती है यकीन नहीं होता है जब लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज की कहानी बड़ी ही चर्चित कहानी है। सरकारी नौकरी लगते ही लड़की चाय वाले के पास जाती है और कहा, बाबा ये सब कुछ तुम्हारा है। काका, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जीती रहो बेटी, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा। और उसके बाद उस बाबा ने जो जवाब दिया और वहाँ पर खड़े हुए लोग जो देख रहे थे, पता नहीं एक रहस्यमयी नज़रों से सब लोग इन लोगों को देख रहे थे। और फिर जब खुलासा होता है तो बड़ा ही अजीब सा होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी घटित होती है केरल के अंदर। केरल के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस घर के अंदर कविता नाम की एक लड़की है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और पिताजी जो है वह प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। और बेटी का यही सपना था कि मैं पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी प्राप्त कर लूँ सरकारी, और फिर अपने पापा की यह नौकरी छुड़वा दूंगी, अपने पापा को आराम से रहने दूंगी। यह सपना था उस बेटी का। उसका भाई कोई था नहीं, घर में 3 लोग थे, माँ बाप और बेटी। अब क्या होता, उसी पड़ोस में एक लड़का रहा करता है, सोनू। वह पहले तो कविता के साथ ही स्कूल में पढ़ाता, लेकिन 8वीं में वह फेल हो जाता है तो वह पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देता है। मगर वह कविता से बातचीत कर लिया करता था, आस पड़ोस का मामला था, क्योंकि सोनू का जो पिता है और कविता का पिता दोनों दोस्त हैं, उसी पड़ोस में रहते हैं और दोनों एक साथ वह पिता उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी किया करते हैं। तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक मामला चल रहा है। माँ बाप कह रहे हैं कविता से कि बेटी तो जितना मन करे उतना पढ़, कोई टेंशन नहीं है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो पिता होता है कविता का, वह सोचता है कि बेटी की अब शादी करवा देनी चाहिए क्योंकि उम्र हो रही है। और उसके बाद वह लड़का ढूंढने लगता है बेटी की शादी के लिए। लेकिन बेटी जो होती है कविता, वह कहती है, पापा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी शादी करवा रहे हो। तो पिता कहता है, चिंता मत करो बेटी, मैं उसी लड़के से तुम्हारी शादी करूँगा जो तुम्हारी पढ़ाई को रोके ना, तभी भी जारी किए रखे, मतलब तभी भी तुम्हारी पढ़ाई चलती रहे, शादी के बाद भी पढ़ाई करवाए, ऐसे लड़के को ढूंढूंगा। तो फिर कविता कहती है, ठीक है पापा, फिर तुम्हारी मर्जी, जो तुम कहो। अब ये जो कविता के लिए लड़का ढूंढने वाली बात है, ये सोनू को पता लग जाती है, जो कि पढ़ा लिखा नहीं करता है और कविता से मिला जुला करता है। तो कविता से उसको प्यार भी आ गया है, उसको कविता प्यारी लगने लगी है, प्यार करने लगा मन ही मन। कविता को भी लड़का अच्छा लगता था, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अब जो सोनू होता है अपने पापा से कहता है कि पापा मैं तो कविता से प्यार करता हूँ, और उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, आप मेरी बात करो ना उनसे। अब सोनू का पापा कहता है, अरे तुम्हें पता है कविता कितना पढ़ती लिखती है, तुम पढ़ते ना लिखते, स्कूल भी नहीं जाते हो अब तो सोनू कहता, नहीं आप एक बार बात करो। तो पिता होता है, पिता अपने दोस्त से बात करता है, दोस्त से बात करता है, कहता है कि अरे तुम कविता के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, लड़का ढूंढ रही हो। तो दोस्त कहता है, हाँ जी भाई साहब ढूंढ रहा हूँ। तो वह कहता है कि मेरा बेटा सोनू कैसा रहेगा। अब जो पिता होता है कविता, वह कहता है पढ़ा लिखा तो कम ही है, और सोनू का पिता भी कहता है देखो पढ़ा लिखा कम है लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अब वह कहता है कविता का पिता, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लड़के को बचपन से देखा है अपनी इन्हीं आँखों से, आज तक कोई शिकायत नहीं सुनी, देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, मेरी बेटी को पढ़ने से नहीं रोकोगे भाई शादी के बाद भी, क्योंकि वह पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती है। इस बात को सुनकर सोनू का पिता हंसने लगता है, अरे वो बन भी जाएगी तो हमें देगी, तुम्हें थोड़ी देगी, कुछ भी पैसे दे ली जो भी कमाएगी, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो पढ़ लेती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर इन दोनों की बात पक्की हो जाती है और कविता का पिता कविता से पूछता है कि ये कहानी ऐसे है कि सोनू से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। कविता कहती है, हाँ पापा सोनू ठीक लड़का है और आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके बाद धूमधाम से शादी होती है। सोनू के पास कविता, वहीं घर हैं दोस्तों, एक दीवार बीच में है, अड़ोस पड़ोस में घर हैं। तो कविता दिन में अपने घर पर रहा करती, पढ़ाई के लिए उसको एकांत चाहिए, क्योंकि सोनू के परिवार में उसका छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है, तो वो थोड़ा शोर मचाते खेलते टाइम। तो कविता दिन में अपनी छत पर रहा करती और छत से छत भिड़ी हुई थी, और रात को अपने पति के पास सोने के लिए चली जाया करती, और थोड़ा बहुत काम करना होता दोनों घरों में काम करवा दिया करती। इस तरह से बहुत अच्छा इनका तालमेल बैठा हुआ था। दोनों ही परिवार वाले बच्चों से प्यार करते और दोनों ही बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते। अब आती है दोस्तों वो मनहूस तारीख। मनहूस तारीख क्या थी? जो कंपनी में पिताजी काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में, वो अपने
अपने पूरे वर्कर्स को और उनके परिवार वालों को एक ट्रिप पर घुमाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। एक बस बुक की जाती है और फिर इन दोनों पिता जो थे इनके परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। लेकिन जो सोनू था और उसका पिता और उसके घर वाले, उसकी माँ, उसके भाई बहन, वो तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन कविता होती है जो वो तैयार नहीं होती है। उसके मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। कविता कहती है पापा मेरा एग्ज़ाम है और कल ही एग्ज़ाम है, बताओ। तो उसका पापा कहता है कोई बात नहीं बेटी ठीक है और अच्छे से रहना। और किसी पड़ोसन से कह जाते हैं कि हमारी बेटी का थोड़ा ख्याल रखना, और दोनों घर अकेले हैं, इन दोनों घरों में सो जाना। अड़ोसी पड़ोसी इसी काम आते हैं तो पड़ोस के लोग वहाँ पर आराम से आकर सो जाती हैं, अड़ोस पड़ोस की जो औरतें होती हैं। अब यह जो ग्रुप होता है टूर के लिए निकल जाता है, लेकिन दोस्तों अकस्मात क्या होता है, पहाड़ से यह बस खाई में गिर जाती है और इसमें 1-2 आदमी बचते हैं, बाकी सब के सब सवार भगवान के प्यारे हो जाते हैं और एक भी नहीं बच पाता है। अब तो कविता का पति सोनू भी नहीं रहा, कविता के माँ बाप भी नहीं रहे, कविता के सास ससुर भी नहीं रहे और कविता के देवर और एक ननद थी वो भी नहीं रही। कविता अकेली हो गई और आज कविता को पता लगा था कि परिवार की अहमियत क्या है। अब तक तो मज़े से रह रही थी, मम्मी की ज़रूरत तो मम्मी के पास चली जाती, सास की ज़रूरत होती सास के पास चली जाती, पति तो साथ में रहता ही था, वहीं पर थे सारे के सारे लोग। अच्छा भरा पूरा फली फूली फुलवारी थी। दोस्तों तभी मैं बार बार ये भी कहता हूँ कई बार कि पूरे परिवार को एक साथ एक वाहन में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। घर के घर उजड़ चुके हैं ऐसे मामलों में, एक एक करके अलग जाएं तो उसमें बात बनी रहती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कविता को यह घर, ये दीवारें, ये कमरे, ये आंगन काटने को दौड़ता है। क्योंकि दोस्तों अकेला इंसान अगर रह जाता है, अकेला इंसान घर में आप छोड़ दो, हम हो या आप हो, कोई भी हो, परिवार ना हो, तो वो घर उसको जेल लगने लगता है। और ये बात सही है, ऐसा ही कविता के साथ होता है। तो कविता सोचती है कि अब मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी, मैं तो अपने पिता को दिखाने वाली थी, पिता को नौकरी से हटाकर घर बिठाने वाली थी। अगर मैं पढ़ लिख कर लग जाती और मेरे पिता की मृत्यु ना होती, अब मैं किसके लिए पढ़ूँ। अब दोस्तों उसका दिमाग ऐसे वैसे चलने लगता है दूसरी जगह पर, और फिर वह एक दोपहरी में जाकर के रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर खड़ी हो जाती है और ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। मतलब कितना भयानक सोचा उसने दोस्तों। अब क्या होता है, वहीं स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम होता है हीरालाल, काफ़ी सालों से, तकरीबन 30 सालों से वह उस स्टेशन पर चाय बनाया करता था और उसकी चाय इतनी ज़्यादा फेमस थी कि सब लोग वहाँ जाकर चाय ज़रूर पिया करते थे। अब तो उसकी नज़र इस पर थी। वह पहले तो ये सोच रहा था कि शायद ट्रेन को देख रही है पटरी पर खड़ी होकर के, मगर दोस्तों वहाँ पर वह 5-7 मिनट खड़ी रहती है। एकदम से बुजुर्ग आदमी समझ जाता है, क्योंकि उम्र काफ़ी थी उसकी, और वह एकदम से वहाँ पर समझ जाता है कि ये मामला गड़बड़ है, ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। तो वह भाग जाता है और उसको जैसे ही वह भागता दौड़ता, दूर से ट्रेन भी आ रही थी और लड़की हटने का नाम नहीं ले रही थी, तो चाय वाला वह ताऊ बुजुर्ग आदमी भाग कर जाता है, लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है और डांटता है कि क्या पागल हो गई हो तुम, ये जीवन कितना अनमोल है, इसको ऐसे ख़राब करना चाहती हो, और इससे तो अच्छा है कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। उसको अपने पास ले आता है चाय की दुकान पर, और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तमाशा बन जाता है। अब तो वह उस लड़की से पूछता है चुपचाप एक साइड में ले जाकर, बेटी आखिर बात क्या है। लड़की सारी कहानी बता देती है कि बाबा मेरा तो कोई रहा ही नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं, किसको पढ़ के दिखाऊं, मेरा मन पढ़ने का था। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह जो बाबा होता है वह कहता, बेटी ज़िंदगी को कभी थामते नहीं है, रोकते नहीं हैं, जो चल रही है उसको चलाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बीता हुआ कल बन जाएगा ये जो आज का दिन है, कभी ना कभी, और तुम सोचोगी कि यार चलो ठीक है जो भी हुआ। और अब वह जो बुजुर्ग होता है वह कहता, बेटी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी मैं करवाऊंगा, चिंता मत कर, तेरा कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है, मैंने भी शादी नहीं की, मेरी गांव में काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ से खाने के लिए इतना आ जाता है कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाय का काम तो मैं शौक़ के लिए करता हूँ, मेरा कोई ना बच्चा है, ना कोई भाई बंधु, ना कोई माँ ना बाप, कुछ नहीं है। तू मेरे साथ रहेगी और मैं तेरी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाऊंगा, मेरे साथ घर में रहेगी, खाना वहीं पर खिलाऊंगा। और वह उस लड़की को अपने घर ले जाता है। मगर दोस्तों ये जो बाबा था हीरालाल, ये थोड़ा वहीं रेलवे स्टेशन की बगल में इसने अपना कोई कमरा बनाया हुआ था, थोड़ा सा जगह लेकर के। अब वहाँ पर क्या होता है, आस पड़ोस के जो गुंडे लोग होते हैं, क्योंकि ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में सिमय की टाइप के लोग, नशेबाज लोग ज़्यादा हुआ करते हैं, लौंडे लपाटे, वह देख लेते हैं कि यह बुढ़े के पास एक लड़की आई है और ये तो मामला जम सकता है आज रात। और फिर रात के समय दोस्तों, एक रात
वह लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, घर पर मंडराने लगते हैं। तो बुढ़ा समझ जाता है हीरालाल बुजुर्ग कि मामला गड़बड़ है और फिर 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लेता है और बता देता है कि ये लोग मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मेरे घर में एक बच्ची है, उसके साथ ये खेलना चाहते थे हवस का खेल। पुलिस उनको पकड़ ले जाती है, लेकिन उसके बाद बुजुर्ग आदमी हीरालाल कहता है, बेटी यहाँ पर तू सुरक्षित नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, अकेला रह लेता हूँ और मुझसे तो ये लोग डरते भी हैं ऐसे, और मेरे साथ करेंगे भी क्या। तू ऐसा कर, शहर जा। और फिर उसको अपने साथ ही अपना चाय की दुकान बंद करके शहर ले जाता है और वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में उसकी सारी सुविधाएं करवा करके, वहाँ फीस वगैरह भर के, उसकी कोचिंग की फीस भर के और हॉस्टल की भी जो बंदोबस्त होता सारा कुछ करके वहाँ पर छोड़ कर कहता, बेटी पढ़ के आना, अब जो भी तुझे कुछ बनना वो बन के आना और पैसे मैं भेजता रहूँगा, तुम चिंता मत करना। वह वहाँ से वापस आ जाता है। समय समय पर वह मनी ऑर्डर वगैरह जो भी उनके पास सुविधा होती है, अब तो फ़ोन चले हुए हैं, किसी से फ़ोन पे से करवा देता है, अपने आप से कर देता है। लड़की को पैसे भेजता रहता है, वह पढ़ती रहती है और 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक वह कड़ी मेहनत करती है, कई सरकारी एग्ज़ाम देती है, मगर दोस्तों कुछ एग्ज़ाम में नंबर नहीं पड़ता है। लेकिन अब वह स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और स्टेशन मास्टर पर उसकी नौकरी लगती है। दोस्तों किस्मत का खेल देखिए, उसी स्टेशन पर उसकी नौकरी लग जाती है, उसी स्टेशन पर जहां पर वह बाबा हीरालाल चाय बेचा करता था, जहां पर वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने आई थी, उसी रेलवे स्टेशन की वह स्टेशन मास्टर बन जाती है। अब क्या होता दोस्तों, ज्वाइनिंग हो जाती है। अब वह सीधी आती है, सिंपल। अब रेलवे स्टेशन पर जो और कर्मचारी थे मालाएं फूल मालाएं लेकर तैयार खड़े थे, भाई हमारी नई स्टेशन मास्टर आने वाली है, लेकिन ये सादा वर्दी में जाती है और चाय बेच रहा था इसका बाबा हीरालाल, उसके पास जाती है, बाबा मैं आ गई। बाबा बहुत खुश होता है, बेटी तू आ गई। अब उसके बाद जो लड़की होती है कहती, बाबा ये चाय का अभी फ़िलहाल बंद करो, आप मेरे साथ चलो। तो वह उसको अपने साथ ले जाती है स्टेशन मास्टर वाले कमरे में और वहाँ ले जाकर जिस कुर्सी पर वह आप बैठती उस पर बाबा को बिठा देती है। बाबा कहता, बेटी तू क्या कर रही है, ये बड़े लोगों की जगह है, तू यहाँ पर क्यों आ गई, मुझे क्यों ले आई। एकदम से कहती है, बाबा अब मैं यहाँ की स्टेशन मास्टर बन चुकी हूँ और तुम मेरे बाबा हो। अब बाकी के जो लोग थे वो देख रहे थे इनकी जो भी लीला चल रही थी, माला लेकर खड़े हुए थे, लेकिन उनको पता नहीं था ये स्टेशन मास्टर है। जैसे इसने अपने मुंह से कहा तो उन्होंने मालाएं फूल मालाएं पहनाई होती, जो भी स्वागत का सिस्टम होता है इस जगहों पर। और उसके बाद ये कहती है, बाबा अब आप चाय नहीं बेचोगे। लेकिन हीरालाल कहता, अरे बेटी मैं चाय ऐसे थोड़े बेचता हूँ कि मैं भूखा मर रहा हूँ या फिर गरीबी है, मेरे पास 7 एकड़ ज़मीन है और उसको मैं पट्टे पर देकर आता हूँ गाँव के अंदर, और मैं गांव में भी रह सकता हूँ, अपना मेरा अच्छा आलीशान पुराना मकान है, अच्छे से रह सकता हूँ वहाँ पर। लेकिन मुझे तो शौक़ है चाय बनाने का, लोगों में घिरा रहता हूँ, लोगों के चेहरे देखता हूँ, मेरा मन लगा रहता है। गांव में जाऊँगा अकेला पड़ा रहूँगा, मन भी नहीं लगेगा, बीमार पड़ जाऊँगा परेशान होकर के। ये तो मैं शौक़ के लिए बेचता हूँ, ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बेचता। अपना बुढ़ापा जो मेरा है उसमें थोड़ा मनोरंजन होता रहे लोगों के साथ बातचीत करते करते, इसलिए बेचता हूँ। तो वह बेटी समझ जाती है बाबा सही कह रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह जो बेटी होती है नया घर खरीदती है। कुछ दिनों तक तो वह कहीं पर किराए पर रहती है और फिर एक अच्छा सा घर खरीदती है और फिर घर खरीद कर बाबा से कहती है, बाबा अब आप यहीं पर रहोगे मेरे साथ। बाबा को उसी अच्छी वाली कॉलोनी में ले जाती है, बहुत सारी कॉलोनी अच्छी भी होती हैं, और वहीं पर बाबा रहता है। और फिर बाबा कहता है, बेटी अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। तो लड़की कहती है, बाबा फिर आप ही लड़का ढूंढो, शादी हो जानी चाहिए, तो ये तो हक आपका ही है, अब मेरे तो आप ही हो सब कुछ ऊपर नीचे। अब तो जो बाबा होता है उसके लिए अच्छे घराने का एक लड़का ढूंढता है। पहले तो उस घर में जाता है अपनी बेटी का मतलब बेटी का रिश्ता करने के लिए, लेकिन वो लड़के वाले जो होते हैं वह देखते हैं कि बाबा तो यार बुजुर्ग आदमी है और इसकी बेटी कैसी होगी, इस तरह के सोच विचार में पड़ जाते हैं। मगर वह कहता है मेरी बेटी लाखों में एक है और स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर है रेलवे स्टेशन में। अब तो भाई इतनी बड़ी पोस्ट देखते ही सब लोग कहते हैं ठीक है जी, और एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर उस लड़की की शादी करवा देता है। और वहीं पर उसी घर के अंदर बाप बेटी बन जाते हैं। अब ये बाप बेटी और वह जो पति होता है वो भी वहीं आ जाता है और वहीं पर आराम से रहा करते हैं ये लोग। तो इस तरह की ये कहानी थी। इंसान जब सब तरह से आस और उम्मीद छोड़ दे तो उसके बाद भी एक रास्ता बचता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं किसी समस्या से, कभी कभी ऐसी मुसीबत आती है अपने ऊपर कि वो हिम्मत हार करके कुछ करने की सोचते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक रास्ता फिर भी बचता है कोई ना कोई। इसलिए उस रास्ते को उस समय वो नज़र नहीं आएगा वो रास्ता,
जब दिक्कत होगी तब नज़र नहीं आएगा, वो रास्ता नज़र आएगा उसके बाद में। बस वो जो बुरा वक्त है उसको टालना है किसी भी तरह से, उसके बाद अनेक और रास्ते खुल जाते हैं इंसान के जीवन में। तो भैया बुरे वक्त में ऐसे कमज़ोर ना पड़ें और कुछ करने की ना सोचें, क्योंकि एक बार जो ये बुरा वक्त आपने गुजार लिया ना, उसके बाद नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो हिम्मत ना हारें। मेरा कहने का मतलब ये है, आगे आपका नया सवेरा इंतज़ार कर रहा है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रणछोड़ दास रांकावत कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं। राम राम भैया जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। यूपी छप्पर महराजगंज दिलीप कुमार पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत दिनों से कमेंट मैं ले नहीं पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद अनवर कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल लगातार कमेंट करते हैं और बहुत दर्दनाक कहानी है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई। स्वपंडे कमेंट करते हैं, उसके बाद संजीव कमेंट करते हैं और सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छी कहानी आपकी लगती है, बहुत दिनों के बाद कमेंट किया है गुरुजी, वीडियो सारी देखता हूँ, लाइक करता हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पाता। तो सुजीत भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब टाइम मिले जब कमेंट कर दिया करें एक बार। स्वपंडे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल के बाद हमारे भाई राम गोसाई हैं, उसके बाद हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं, बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से। और जी सूरज डियो फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, जो कि लगातार हमारे वीडियो पर बने रहते हैं। ताजी लोमान हमारे में लगातार कमेंट करती हैं। परम्मान हमारे भाई इटली से लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, राजेश श्रीवास्तव जी लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से। और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सेठी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधे श्याम शर्मा सेठी जयपुर राजस्थान से, जगन्दास खाडाबंद राजस्थान से। और जी उसके बाद दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।